नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी आज बायोलॉजी की वीडियो में मिल रहे हैं। और बायोलॉजी की जो ये वीडियो है ये 11वीं व 12वीं दोनों क्लासों के लिए उपयुक्त रहेगी, क्योंकि दोनों ही क्लासों में ये टॉपिक है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं जीव जगत की विविधताएं, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। पृथ्वी पर 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं, यानी इतने सारे जीव हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। जब इतने सारे प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं तो इन्हें व्यवस्थित करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। आपने केमिस्ट्री के टाइम पे पढ़ा था, 10th क्लास में भी पढ़ा था आपने, कि जब एक से अधिक तत्व हो जाते हैं तो वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी थी, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। यहां पर वर्गीकरण तो किया ही था, अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने इन जीवों को वर्गीकृत किया था, और इसे जंतु जगत का जनक कहते हैं, अरस्तु को। और ये जो 1.7 से यानी करीबन 2 मिलियन जीव हमारी दुनिया में पाए जाते हैं, जिनमें से अभी तो कईयों के बारे में ही वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। इन्हें व्यवस्थित करने के लिए नामकरण पद्धति को अपनाया जाएगा। क्या अपनाया जाएगा? नामकरण पद्धति को अपनाया जाएगा, क्योंकि बड़ी समस्या यह है कि प्रत्येक जीव का नाम विश्व की हर भाषा में अलग अलग होता है। जीवों को पहचानने में, जानने में कठिनाइयां होती हैं। जैसे कि किसी जीव को हमारे देश में किसी अन्य नाम से जाना जाता है, और उसी जीव को दूसरे देश में अलग नाम से जाना जाएगा। तो कोई ऐसी भाषा होनी चाहिए, जैसे कि आपने लैंग्वेज के बारे में, संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं, आप संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, भाषा है, अंग्रेजी पढ़ते हैं, भाषा है। वैसे ही विज्ञान की भी एक अपनी भाषा है, जिसमें वह अपने जीवों का नाम अपने हिसाब से रखते हैं। जितने भी जीव जगत में पाए जाते हैं, विज्ञान ने अपने तरीके से उनका नाम व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। जैसा कि मैं भी पहले बोल चुका हूं, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा का उपयोग किया जाता है, और एक ही जीव को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की विडंबना को समाप्त करने के लिए, इस प्रकार के संकट को समाप्त करने के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने, कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था सिस्टेमा ऑफ नेचुरी। पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी नाम की पुस्तक थी, जिसके 10वें संस्करण में उन्होंने द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था उन्होंने? द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। इनके अनुसार अगर हम बात करें तो इनके अनुसार ये कहते हैं कि प्रत्येक जीव का नाम ऐसा होना चाहिए कि सारी दुनिया में उसको उसी नाम से जाना जाए। 2 संस्थाएं भी बनी थी। इन संस्थाओं के बारे में आपने 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा था। एक बार फिर से इनके बारे में हम बात करते हैं। एक तो बनी थी ICBN और एक बना था ICZN। ICBN, देखो थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पर बॉटनी आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जूलॉजी हो जाएगा। और ये बॉटनी और जूलॉजी मिलकर ही क्या बनाती हैं? जीव विज्ञान का निर्माण करती हैं। जीव विज्ञान यानी जीवों के बारे में जानने का एक अद्भुत प्रयास को जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते थे? विज्ञान पृथ्वी का या प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते थे। जीव विज्ञान क्या है? अब स्पेशल हो जाते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर हम जंतु और पादपों के विषय में अध्ययन करते हैं, और इस विषय में हमको खुद के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनकल्चर, यानी वनस्पति जीवों का वनस्पति जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका नामकरण करने की विधि। ऐसे ही इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनकल्चर, यानी जंतुओं के नामकरण की विधि। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इस प्रकार की जो विधि होती है, इसे नामकरण कहते हैं।
जीवों के नामकरण से पूर्व उनकी पहचान को निश्चित करना अति आवश्यक है। ऐसे ही नाम नहीं रख सकते हम किसी का भी, पहले उनकी पहचान को निश्चित करना, उनकी खोज किसने की थी, वो मिले कहाँ थे, उनके गुण क्या हैं, उसके हिसाब से उनका नामकरण किया जाता है। आप किन गुणों के आधार पर जीवों को पहचान सकते हैं? जैसे कि आपने 9th क्लास में, आपको याद होगा कि हमने जीवों को कई भागों में बांटा था। आप 11वीं क्लास में भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और पढ़ चुके भी होंगे कि आपने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, और जैसे कि मोलास्का आपको ध्यान होगा कि लिंगा मोती के टाइम पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बात करते हैं और हम कि सभी जीव जो होते हैं वो अपने आप में अद्भुत होते हैं और उनकी पहचान अलग अलग होती है। जीवों की पहचान व नामकरण को सुनिश्चित करने के लिए विश्व में बहुत प्रयास हुए हैं और इसके कारण ही हमारे पूरे विश्व में 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ है, ICBN और ICZN। 1961 में नामकरण की इस नियमावली को संशोधित किया गया था और इसमें बताया गया था कि जीवों के जो नामकरण हैं ये 2 पद नाम की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कोई भी जो नाम होगा उसमें 2 शब्द होने चाहिए। ये सबसे सरल है। त्रिपद नाम पद भी होते हैं, लेकिन द्विन नाम पद्धति जो होती है सबसे बेहतर होती है, बढ़िया होती है। इसमें जो प्रथम जो शब्द होता है वो वंश का होता है और दूसरा किसका होता है? जाति का होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी तो इसी प्रकार से अपने नाम को रखते हैं। जैसे कि हमारा नाम कुछ भी है, आपका जो पीछे का जो सरनेम है वो आपकी जाति को व्यक्त करता है, तो जीवों में भी तो इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जाति के, यानी जो हमारा नाम का पीछे का जो शब्द है उससे हम हमारी जाति के बारे में बता सकते हैं। और आगे का जो नाम है, अगर मैं अपने आगे का कोई भी व्यक्ति नाम बोलता है, अगर कोई व्यक्ति अपना राम नाम बोलता है तो इसका मतलब वो है कि वो हिंदू है। सुरेश नाम बोलता है तो वो हिंदू है। ठीक है, तो उसका वंश के बारे में, जाति के बारे में भी यहाँ पर पता चलता है। वैसे ही जो वैज्ञानिकों ने नाम पद्धति बनाई थी वो द्विनाम पद्धति, यानी वंश व जाति के आधार पर जीवों को बांटने का प्रयास किया था। अब बात ये आती है कि इनका नाम लिखते कैसे हैं। वंश का नाम बड़े अक्षरों में, अगर अंग्रेजी अक्षरों में लिख रहे हैं तो वंश का नाम बड़े अक्षर से और जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू करेंगे। वंश का नाम अगर हाथ से लिख रहे हैं तो वंश का नाम हमेशा कैसे लिखते हैं? बड़े अक्षरों से, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जाति का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। एक ही वंश में 2 जातियों के नाम समान नहीं हो सकते हैं। यहाँ तो हमारे जातियां समान हो सकती हैं, परंतु एक ही वंश में 2 जातियों के नाम समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। किसी वंश या जाति का नाम यदि भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने रखा है, यानी वंश का अलग और जाति का अलग, ठीक है, भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने रखा है, तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही मान्य होगा, यानी जिसने पहले उसको खोजा था उसका नाम ही लिखेंगे। जैसे कि टीनिया सोलियम टैपवर्म, 9th क्लास में इसके चित्र भी दिया हुआ था 7th पार्ट में। टीनिया सोलियम, इसको लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए टीनिया सोलियम ही नाम ही इसका बेस्ट माना गया है। जितने भी नाम हैं उनको लैटिन भाषा में ही लिखते हैं, लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। जितने भी नाम हैं उनको लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि नाम हाथ से लिखे हैं तो वंश व जाति के नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे कि मैं देखो लिख रहा हूं, शेर का नाम यहां पर दे रखा है पैंथेरा टाइग्रिस, मोर का नाम है पैवो क्रिस्टेटस, मोर का नाम क्या है? पैवो क्रिस्टेटस, और शेर का नाम क्या है? पैंथेरा ट्रिगस। वैसे ही मेंढक का राना टिग्रिना हो गया, कोबरा सांप जो होते हैं उनका नाजा हो गया है, मनुष्य का नाम होमो सेपियंस होता है। ऐसे अनेक नाम आपको यहां पर याद करने होंगे, 11वीं कक्षा के लिए भी, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं
कि कैरोलस लीनियस को ही आधुनिक वर्गिकी का जनक माना जाता है। यानी अगर वर्गिकी का जनक कहेंगे तो आधुनिक वर्गिकी का जनक कहेंगे तो किसको कहेंगे? कैरोलस लीनियस को कहेंगे। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सिस्टम ऑफ नेचुरी लिखी थी। नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्गीकी क्या होती है? टैक्सोनॉमी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के नियमों व आधार का अध्ययन किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, आप इसी प्रकार से वीडियो को देखें, बार बार आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। मैंने आज आपको जो बायोलॉजी का कॉमन चैप्टर पढ़ाया है, वैसे ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है, लेकिन जो ये बातें हैं ये 10वीं क्लास में भी है और 12th में भी हैं। इसीलिए आप तीनों कक्षाओं के विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करें। इसमें छुपे हुए कुछ 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, उनको आप बात करेंगे। यानी जाति, जो मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें जो जाति है उसको मेयर नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। जाति को किसने किया था? मेयर नाम के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। और ये जो प्रश्न है ये नीट एग्जाम में आया हुआ है। पहले पीएमटी होता था तो उस टाइम पे ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप इन सबों को याद करते चलेंगे तो आप आगे की बड़ी परीक्षाओं में भी पास हो सकते हैं। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें, और कोई भी अगर आपको समस्या लगती है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।